उत्तर प्रदेश का कानपुर आप सभी जानते होंगे। हाँ हाँ। और वहाँ पर एक गांव है, भौती गांव। टीकाराम तिवारी जी रहते थे। उन टीका, देखिए आप ये नाम आप देखना, हाँ, सब रामायण के नाम पे। ठीक। आपको बस ये बता रहा हूँ कि और अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति राजनीति के लिए ये बात करे कि ब्राह्मणों ने हम पर अत्याचार किए, शोषण किए और तरह तरह की बातें, तो उनको सबसे बड़ा उदाहरण इस भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक, देश को आज़ादी दिलाने वाले चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार को देख लेना चाहिए कि वो कितने गरीब थे और फिर इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए किसी जाति को नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी के बचपने पर कुछ स्टोरी, कुछ कहानियाँ पूर्वज बुजुर्ग जैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है कि आपके दादा ने आपके दादा को कोई बात बताई। के बाद अंग्रेजी हुकूमत को जब पता चला, पूरे में ये फैल गया कि अंग्रेजी आज भी ऐसे ही क्रांतिकारी यहाँ पर जो अंग्रेजी हुकूमत को उन्होंने नाको चने चब। नमस्कार, सीताराम। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद जी के पौत्र। आप सब चंद्रशेखर आजाद जी को जानते ही हैं और उनको लेकर एक कविता बहुत वायरल भी होती है कि जियो तिवारी जनेऊधारी। तो पहले हम चंद्रशेखर आजाद जी के पौत्र का परिचय आपसे करवाएंगे, उनका परिचय आपसे लेंगे, आपको करवाएंगे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सर आप। नमस्कार करता हूँ आपको। हाँ, आप अपना सभी परिचय। दर्शकों को। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित आजाद है जी। और मैं अमर हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे हैं, पंडित सुजीत आजाद। हाँ, उनका पुत्र हूँ, वो हमारे बाबा थे। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस देश के लिए मात्र 24 साल की उम्र में अपनी सर्वस्व बलिदानी दे दिया, जिन्होंने अपने जान इस देश के लिए कुर्बान कर दिया और उनके जीते जी अंग्रेजों ने कोई ऐसी बंदूक नहीं बनाई थी जो उन्हें टच कर पाए। हम उनके क्रांतिकारी जीवन, उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके माता पिता पर आएंगे, उसके पहले उनके पूर्वजों को टटोलने का काम करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के पहले का झाबुआ और अब का अलीराजपुर के भाभरा गांव में हुआ था। अब उसको चंद्रशेखर आजाद नाम दे दिया गया है, लेकिन उनके माता पिता वास्तव में कहां से थे, क्या करते थे, उनके घर की माली हालात कैसी थी, ये सब आज आपको बताएंगे उनके अपने खून, उनके पौत्र। तो आप ये बताइए कि चंद्रशेखर आजाद जी के पिताजी कितने भाई थे, उनका क्या बैकग्राउंड था और फिर चंद्रशेखर आजाद के पिता किस तरह से मध्य प्रदेश के पहले का झाबुआ और अब के अलीराजपुर के उस चंद्रशेखर आजाद गांव में पहुंचे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। चंद्रशेखर आजाद जी के बाबा पंडित टीकाराम तिवारी उत्तर प्रदेश का कानपुर आप सभी जानते होंगे। हाँ हाँ। और वहाँ पर एक गांव है, भौती गांव। जिस भौती गांव में टीकाराम तिवारी जी रहते थे। सन 1800 की बात है। हाँ। 1885 की रहते थे। तो वहाँ पर उन टीका, देखिए आप ये नाम आप देखना, हाँ, सब रामायण के नाम पे। ठीक है। टीकाराम तिवारी जी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था सीताराम तिवारी, एक का नाम था राम भरोसे तिवारी। सीताराम राम भरोसे। सीताराम के पुत्र चंद्रशेखर जी हुए। सीताराम जी का फिर विवाह हुआ। हाँ। कहाँ, जो हम सभी लोग जानते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं पैतृक गांव उन्नाव बदरका। हाँ। ठीक। तो बदरका में सीताराम जी का जब विवाह हुआ तो वहां थी दादी जगरानी देवी। अच्छा। आजाद जी की माता जी। अच्छा। हालांकि पहले भी 2 उनके विवाह हुए सीताराम जी के, पर वो सक्सेस नहीं हुए। तो गोविंदा देवी भी थी, एक मौजापुरवा वहाँ पर है उन्नाव के पास में। बाद में जब जगरानी देवी जी से विवाह हुआ तो उनसे हुए 3 पुत्र पहले वहीं पर हमारे उन्नाव बदरका में ही, लेकिन वो तीनों जीवित नहीं रहे। उन्नाव, देखिए कानपुर इनका गांव था सीताराम जी का, उन्नाव बदरका में इनका विवाह हुआ। तो उन्नाव बदरका में जो दादी थी उनके भाई नहीं थे क्या? नहीं, इसलिए ये वहां एक तरह से आजकल के बोले तो थाका पर, यानी सीताराम जी उन्नाव में जाकर फिर बस गए। ससुराल, एक ससुराल चले गए कानपुर से। ठीक है। हाँ। आजाद जी की ननिहाल चले गए। विवाह हुआ, ननिहाल में रहने लगे। 3 पुत्र हुए, जीवित नहीं रहे। एक हुए सुखदेव, फिर तीनों का नाम याद है आपको? नाम उनका नामकरण अभी तक कोई है नहीं, कोई बहुत छोटे में चले गए। अच्छा, ठीक है। फिर हुए सुखदेव, जो कि सुखदेव हुए फिर 1899 में ये चले गए झाबुआ मध्य प्रदेश। तो एक तो बेरोजगारी थी, अच्छा, रोजगार के चक्कर में। दूसरा, संयुक्त प्रांत में, पूरे उन्नाव संयुक्त प्रांत था, उसमें पड़ गया अकाल। तो ये चले गए एमपी के झाबुआ में। वहां यानी बहुत गरीब परिवार से थे चंद्रशेखर जी। हाँ, बहुत गरीब थे।
ऐसी गरीबी की 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े। बिल्कुल थे, बिल्कुल। नो शक, नो डाउट। हाँ, मतलब ऐसा यही रहता था बस कि सुबह का भोजन मिल जाए, शाम की रोटी का इंतज़ार करना पड़ता था और कई बार तो फिर ऐसे भी होंगे कि रात को भूखे सोना पड़ा हो। जी, जी। लेकिन फिर जब ये वहाँ चले गए, यहाँ ऐसा था। हाँ, वहाँ जब चले गए तो सीताराम तिवारी जी को मालीगिरी की नौकरी मिल गई। एक मालीगिरी माली गार्डनिंग बगीचे में। यानी फूल-वूल का काम हाँ, करने उसकी का। नौकरी मिल गई, वो भी सरकारी नौकरी थी वो। हाँ, ठीक है, वो मिल गई तो इनकी थोड़ी-सी माली हालत ठीक हो गई। ठीक है। वहीं पर 1906 में आज़ाद का जन्म हुआ, कुटिया, जो कि आज भी है मध्य प्रदेश में। अच्छा, आपने बोला भी अभी चंद्रशेखर आज़ाद नगर, पहले चंद्रशेखर वो आज़ाद भांवरा नगर गाँव थे। था। हाँ, झाबुआ में, झाबुआ जिला, अब भांवरा अलीराजपुर गाँव। जिला हो गया है हाँ, और और भाभरा गाँव को नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर। चंद्रशेखर आज़ाद नगर, उतने से गाँव को ही चंद्रशेखर आज़ाद नगर कह ठीक दिया। है। तो वो जन्म स्थान हो गया। हुँ, और सुखदेव जी भी आ गए थे साथ में बदरका से, और ठीक है। सुखदेव जी का बाद में निमोनिया से वो नहीं रहे, हुँ, बचे चंद्रशेखर आज़ाद। वो फिर बीच की तो उनकी बहुत लंबी लड़ाई है, हुँ, अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। खुद को गोली मार ली। अंतिम गोली खुद को मारी जियो तो तिवारी। चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मण थे, जी, तिवारी थे, कान कुब्ज के 20 बिसुआ के चत्तू के तिवारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। तिवारी थे, फिर भी उनके पिता गार्डनिंग का काम कर रहे थे। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ ये जाएँ। गरीबी तो किसी को भी आती है, फिर भी किसी भी समाज को है, लेकिन आजकल कहा जाता है ना कि ब्राह्मण शोषक था, ब्राह्मणों ने नहीं, अत्याचार किए, तो उस हिसाब से नो। तो ये सबसे बड़े आदर्श हैं कि जिसने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, उनका परिवार, उनके पूर्वज ही 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे। ये सत्य है। मतलब मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि अगर और इस देश में कोई भी व्यक्ति राजनीति के लिए ये बात करे कि ब्राह्मणों ने हम पर अत्याचार किए, शोषण किए और तरह-तरह की बातें, तो उनको सबसे बड़ा उदाहरण इस भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक, देश को आज़ादी दिलाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार को देख लेना चाहिए कि वो कितने गरीब थे और फिर इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए किसी जाति को नहीं, पूरे देश को, सनातन धर्म को आज़ादी, हिंदू मुस्लिम सब थे तब, आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने उस गरीबी में भी क्रांति लाने का काम उस किया गरीबी में साथ नहीं छोड़ा, उस गरीबी में उन्होंने सोचा कि हमें देश के लिए कुछ करना है, और किया। और करा। हाँ, और करा आज़ाद जी ने। और आज भी हम लोग भी कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं, हमारा लखनऊ में इलेक्ट्रिकल का छोटा-सा काम है। सीताराम जी का ये पूरा वंश जो है तो हाँ। दुर्भाग्य से कहा जाए, प्रभु की इच्छा हुँ। कहें, खत्म हो गया। चंद्रशेखर जी नहीं रहे, खत्म नहीं, चंद्रशेखर अमर हो गया। अमर हो गया। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अमर हो गया। हाँ, हाँ, अमर हो गया। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरे परिवार को अमर कर जी, दिया। जी। पूरा देश, पूरी दुनिया आज हुँ। जानती है। फिर उनके जो भाई थे, उनके भाई के परिवार का क्या? राम भरोसे तिवारी जी। हाँ, हाँ, अब राम उनके बारे भरोसे में। तिवारी जी फिर वहाँ से चले आए। उनके कितने इनका पुत्र विवाह हुए? सीताराम में हुआ, फिर वहाँ से चले आए ये आपके मलिहाबाद में, हुँ। हरदोई के काकोरी से कुछ पहले है मलिहाबाद। हुँ, हुँ। वहाँ पे रहे, वहाँ पर फिर इनके पुत्र हुए आपके महावीर प्रसाद तिवारी, हुँ। ये भी रामायण के नाम से हैं। कितने पुत्र हुए? 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र। हाँ, महावीर प्रसाद तिवारी, हाँ, अंजनी तिवारी, हाँ, लक्ष्मण प्रसाद तिवारी, हाँ। ठीक ये है। सारे नाम हैं। और आपके चौथे थे हमारे, ठीक हमारे है। ताऊ का क्या नाम था? वो असल है कि बहुत कोई पहले बात चले नहीं, गए कोई तो बात उनका नहीं। नाम, ये 4 थे। फिर आपके पिता का क्या नाम है? हमारे फादर सुजीत आज़ाद, जो कि महावीर प्रसाद तिवारी के बेटे हैं। जी। तीसरे नंबर के हाँ। सुजीत आज़ाद। हाँ। फिर सुजीत आज़ाद से हुए सुजीत आज़ाद से हम हैं, हाँ, अमित और आज़ाद। अमित आज़ाद। आप और कितने भाई हमारा हैं? एक छोटा भाई है सुमित तिवारी, वो क्या कर सुमित रहे हैं? आज़ाद। वो लखनऊ में इलेक्ट्रिकल का काम और एचआरए का काम देखता एचआरए, है। आप हिंदुस्तान हुँ। रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऐसा? जी, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बनाया था देश को वही, आज़ादी ये दिलाने वही के है। लिए, आज भी इसको आप हम चला रहे हैं। हम हमने इसके उद्देश्य पर आएँगे। हाँ। अब आ जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बचपने पर। कुछ स्टोरी, कुछ कहानियाँ पूर्वज, बुजुर्ग जैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है कि आपके दादा ने आपके दादा को कोई बात बताई, फिर आपके दादा ने आपके पापा के कोई बात बताई, फिर आपके पापा ने आपको कोई बात बताई। तो कोई ऐसी बात है जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बचपन को लेकर बताई जाती है कि बच्चा बचपन से ही बहुत उदंड टाइप के थे, बहुत खतरनाक थे, बहुत क्रांति थी इनके अंदर, ज्वाला थी, देश को कुछ कर गुजरने की इनके अंदर क्षमता थी, चाहत थी, कुछ ऐसा? देखिए, ये तो मध्य प्रदेश में जब उनका जहाँ वो रहते थे, तो बच्चे बहुत तीर कमान चलाते थे वहाँ पे। और तीर कमान चलाते-चलाते जो उनका निशाना था, हाँ। जो हम लोग कहते हैं ना आज़ाद जी का निशाना इतना अच्छा कैसे हुआ, हाँ। वो उनके तीर कमान जो बच्चों के साथ वो रहते थे, वहीं चलाते रहे, चलाते-चलाते उनका निशाना वो पिस्टल पर आ गया
हाँ। बाद में वो इतना अच्छा जो निशाना उन्होंने कहीं सीखा नहीं था कहीं पर, अच्छा, खुद से जो था। खुद से उनको निशाना इतना था, जितने भी क्रांतिकारी थे हम्म, अगर कोई टक्कर दे सकता था तो राम प्रसाद बिस्मिल उनको टक्कर दे सकते थे, वरना कोई टक्कर नहीं दे सकता था चंद्रशेखर आजाद को निशाने में। अच्छा, उन्होंने ही उनको क्विक सिल्वर की उपाधि दी बाद में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद को एक तो बलराज कहा जाता था एचआरए के अंदर, इसमें है। सबके दूसरे नाम होते ठीक है, थे, ठीक है, और या तो उनको क्विक सिल्वर कहा जाता था। ठीक है। तो क्विक सिल्वर का मीन्स एक तो निशाना अच्छा था, प्लस जो फुर्ती से निकाल कर गोली मारने की जो उनकी ट्रिक थी, इस कारण उन्हें क्विक सिल्वर का, एक तो ये बचपन की बात हो गई। दूसरा फिर वहां से वो बॉम्बे चले गए थे बचपन में, वहां से जो क्यों चले उनका गए बॉम्बे? पहला प्रस्थान हुआ आजाद जी का किशोरावस्था में ही, वो बॉम्बे चले गए। कितने साल की उम्र रही होगी तब? तब उनकी एज रही थी करीब 9 साल। किस उद्देश्य से गए बॉम्बे, गए क्यों? बॉम्बे चले गए, वो वहां पर कुछ नौकरी के उसमें वो घर छोड़ दिया उन्होंने 9 कई, साल की उम्र में? हाँ कई बार वो बहुत, चूंकि सीताराम तिवारी जी जो थे दादा, वो भी बहुत गुस्से वाले स्वभाव के थे, बहुत तेज थे वो। अच्छा, तो वो आंशिक इनके अंदर था और वो 9 साल की उम्र में हाँ, मुंबई चले गए। वो फिर? वहाँ चले गए, फिर उन्होंने जो डेक होता है जहाज हम्म, पानी का, वहाँ उस पर कुछ दिन रहे, साफ सफाई का काम, ठीक है ना। यानी जो जहाज होता है उसमें उन्होंने हाँ साफ सफाई की नौकरी की, जी जी, प्राइवेट ही। हाँ हाँ, फिर झावेरी बाजार है वहाँ हाँ, रहे कुछ दिन। वहाँ भी नौकरी किया। हाँ ठीक है ना, फिर उसके बाद कुछ साल रहे, फिर वापस आ गए थे, फिर उसके बाद बनारस का उनका आगमन हुआ, भेजा गया इनको संस्कृत पढ़ने के लिए। अच्छा, और वहीं पर इन्होंने जो हम कहते हैं ना बनारस आजाद, कब आया आजाद था? कैसे बने। बनारस कब आई, ये लगभग का आइडिया है आपको? बनारस ये आ गए थे 14 साल की उम्र में, अब आप 6 से जरा 14 को जोड़ लो। ठीक है, वो मैं बस यही पूछा, 20 के लगभग, 19-20। हाँ 14 साल की इनकी एज थी, बनारस आ गए, और वहां पर जो हम कहते हैं ना आजाद कैसे बने, वो किस्सा बनारस की जेल का वहीं पर हुआ। कैसे? सिपाही को उन्होंने पत्थर मारा, 15 साल की उम्र थी तब शायद उनकी, 14 साल। हाँ, क्या 14 हुआ साल वहां थी, पे? सिपाही को पत्थर मारा। क्यों मार दिया? गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा ठीक था, है, ठीक है। उसी में इन्होंने पत्थर मार दिया, पत्थर और तब मार ये आश्रम में रह के शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा ग्रहण ठीक कर है। रहे थे। पत्थर मारा, पत्थर मारते ही इनको वो सिपाही लेकर पहुंच गया, जो आज भी जेल है बनारस में। अच्छा। हाँ वहां पर क्या हुआ भाई, बच्चा है, हाँ। 20 बेंत लगाओ, कोड़े कहते हैं लोग, बेंत लगाए गए थे, 20 हम्म, बेंत मारो इसके। और जब बेंत पड़े तो गांधी जी की जय और भारत माता की जय, तब हम्म, असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस नहीं लिया था, तब तक ये सब भी गांधी जी की जय बोलते हाँ थे, हाँ, ठीक ठीक है, है, ठीक है। भारत माता की जय, गांधी जी की जय। तब जेल उसने पूछा, जो वहाँ का जेलर था, हाँ, मीन्स जज जेलर जो भी कहिए, वो वही अदालत लगाता, तो उसने कहा कहाँ रहते हो, तब इन्होंने कहा कि मैं जेल खाने में रहता हूँ। फिर? पिता का क्या नाम, इन्होंने कहा स्वतंत्र। फिर? माता का क्या नाम, इन्होंने कहा आज़ादी। हाँ, और कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, आजाद। तब इन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। वहां से चंद्रशेखर तिवारी बन गए, और चंद्रशेखर। वहां से तिवारी बने चंद्रशेखर आज़ाद, वो आज भी आज़ाद है, आज़ाद और आज़ाद। चंद्रशेखर आजाद जनेऊ पहनते थे? जी हमेशा पहनते थे जनेऊ? हाँ, हमेशा बचपन। क्योंकि कई लोगों का दावा है कि वो जनेऊ नहीं पहनते थे, तो देखिए जिनका दावा है यानी इनका व्रतबंध हुआ था? उनको मैं क्या कहूँ, व्रतबंध हुआ था ये वहीं हो गया था, झाबुआ में ही, बचपन में ही? बचपन में ही हो गया और था। तब से ये जनेऊ पहनते थे? जी, जनेऊधारी थे वो, और हमेशा। अच्छा। हाँ, ये सतार में भी रहे हैं, वहां भी जनेऊ पहनते थे। हम अच्छा। हाँ, सतार में जब इनका मध्य प्रदेश में पूरा सतार, परिवार शाकाहारी रहा होगा? जी पूरा परिवार शाकाहारी। चंद्रशेखर आजाद में? हाँ क्योंकि हम लोग जब इनकी पर्सनालिटी देखते हैं तो एक अलग ओज, हम्म। चेहरे में अलग बॉडी बिल्डर, और आजकल एक मिथ बन गया है कि बिना मांसाहार के आप बॉडी बना नहीं सकते, तो जो उनका शरीर था वो दंड बैठक करते थे ना वो, जो बैठ के शाकाहारी? करी, जी शाकाहारी पूर्णतः, बाल ब्रह्मचारी। हनुमान जी का वक्त शाकाहारी नहीं होगा तो क्या होगा। शारीरिक संरचना बताइए, क्या हाइट रही होगी, कैसी पर्सनालिटी रही होगी, अगर हाइट आपको तो जो हम लोगों की आज वही थी उनकी, हमारी जो 5 फुट 5-6 इंच ऐसे ही है। पर्सनालिटी उनकी तगड़ी थी? पर्सनालिटी तगड़ी थी। अच्छा। हाँ बहुत हेल्थी थे, क्योंकि वो अच्छा। ऐसा है, उसने नॉट बाबर ने भी बोला कि एक जब हमने शूट आउट किया तो वो जब मोटा आदमी गिर पड़ा, हाँ। वो मोटे ने बॉडी थी वो, अच्छा। क्योंकि दंड बैठक की बॉडी थी, उसने मोटा बोला था। ठीक है, नॉट 14 साल तक है। फिर 14 साल के बाद इन्होंने अपनी पहली जो क्रांतिकारी घटना थी वो कब किया इन्होंने? 14 साल के बाद चौरी चौरा हुआ, हाँ। गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हाँ। उसके बाद कुछ फैजाबाद में हुई, जो कि हाँ। बहुत फेमस नहीं हुई, जिसमें बिस्मिल साहब भी रहे, अशफाक साहब भी रहे। फिर? उसके बाद सबसे बड़ा काकोरी काकोरी? 1925। 1925।
क्या हुआ काकोरी में? काकोरी इसको में पता है लेकिन आप बताइए। काकोरी में ये हुआ कि बिस्मिल साहब ने एक मीटिंग बुलाई अर्जेंट। ये भगत सिंह से कैसे, उसके पहले ये भगत सिंह से मिल ना, चुके थे? काकोरी के बाद। काकोरी के बाद मिले, हाँ जी। कैसे बताइए? अगर भगत सिंह से मिले होते तो काकोरी में भगत सिंह जी भी होते। हाँ अब बताइए आप काकोरी कांड से कैसे ठीक क्या है। हुआ? काकोरी में क्या हुआ, बिस्मिल साहब ने सारी टीम को इकट्ठा किया कि सब लोग आओ, शाहजहानपुर में खन्नौत नदी है, उसके पास में ही एक जगह थी, वहां पर शिवालय सा था, वहां पर इन्होंने सब मीटिंग बुलाई कि अशफाक जी और चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सान्याल, सचिन नाथ बख्शी, प्रेम किशन खन्ना, राम दुलारे त्रिवेदी, सारे सब लोग आ गए। उपस्थित हो, ठीक है। जितने थे उसमें सब आ ठीक गए, है। सब में चर्चा हुई और ये हुआ कि हम एक ट्रेन को लूटेंगे और हमारा उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य ये है, क्योंकि अशफाक जी ने कहा भी कि हम लोग इससे तो डकैत साबित हो जाएंगे। हाँ तब बिस्मिल साहब ने कहा, क्योंकि देखिए इस काकोरी के मास्टरमाइंड बिस्मिल साहब हाँ। थे, उन्होंने कहा कि हम काकोरी करेंगे तो, लेकिन हमारा उद्देश्य होगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, कि यहाँ पर ऐसे भी लोग रहते हैं, सिर्फ अहिंसावादी नहीं है, क्योंकि गांधी जी से विक्षोभ हो चुका था सबका, गांधी जी से विक्षोभ हो चुका, तो उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भी यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने काकोरी इसलिए की ताकि हम लोग हथियार लूट सके और सब सामान लूट हथियार, दूसरा ये कि हमारा ईंट का जवाब पत्थर से देने ओके। वाले क्रांतिकारी भी यहाँ ठीक पर। है। उसके बाद ये सब पहुंचे काकोरी स्टेशन। ठीक है। ठीक है, स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक ट्रेन निकलती है 6 तारीख को, हाँ 6 तारीख को, 6 6 अगस्त। ओके। ठीक है, वो गाड़ी निकली, गाड़ी निकल गई सामने से, किसी को पता नहीं चला, कि जब बाद में पता चला सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर तो थी ही नहीं, हाँ हमको इसी को लूटना था। हाँ फिर दूसरे दिन 7 को भी निकल गई, फिर 8 को मनमथ नाथ गुप्ता जी को कहा, उसमें थे सबसे छोटे उस समय, बिस्मिल साहब ने, कि तुम पता करो कि वास्तव में ट्रेन है कौन सी, नहीं तो रोज रोज हम लोग आएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। तो मनमथ नाथ गुप्ता जी काकोरी स्टेशन से पैदल गए लखनऊ रेलवे स्टेशन तक, हाँ 14 किलोमीटर। हाँ। तब उन्होंने कहा कि ये जगह हम निश्चित करते हैं, जो आउटर जहां पर तो आज उसमें भी पता क्या करना था ट्रेन के बारे पता में? ये करना था कि ट्रेन एक्चुअल में है कौन सी और ट्रेन को रोकना कहां पर है। तो नहीं, कौन सी ट्रेन, ट्रेन तो कई नहीं होंगी, तो उसमें क्या ऐसी विशेषता थी कि हमें पता करना है कि कौन सी ट्रेन है, उसमें क्या है? जिसमें अंग्रेजी सशस्त्र अधिकारी या पुलिस वाले कम चलते थे। ओके ठीक है। 8 डाउन पैसेंजर का पता किया कि ये ट्रेन है, मतलब पता था इनको, पर वो ट्रेन सामने से कई बार निकल गई। ठीक है। ठीक है, तो जब 8 डाउन पैसेंजर उस दिन आई, फिर ये लोग चढ़े, उस दिन भी सशस्त्र अधिकारी अंदर थे, लेकिन अशफाक जी ने इशारा किया, बिस्मिल साहब ने रुमाल नीचे किया, नहीं आप चेन खींचेगी, तो आउटर पे जाके जहां आज भी स्मारक बना, चेन खींची। आजाद को जो सौंपा गया था, हमेशा आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी को हर जगह सुरक्षा सौंपी गई, उन्होंने ठीक कहा आप इंजन को रोकेंगे, गार्ड से चाबी छीनेंगे, ठीक है। और जो बक्सा तोड़ने का था वो अशफाक जी ने बक्से को तोड़ा और जो 6,632 रुपए निकाले उसमें से हाँ। और लेकर के सब रफू चक्कर हो गए, एक चादर रह गई, उसी से सारे फिर बाद में पकड़े गए थे। और इन्होंने क्या नाम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं नहीं, किसी को एक आदमी उसमें इंजर्ड हो गया था, अच्छा। वो भी अपनी गलती के कारण। ठीक है। तो ये पहली घटना थी, उसके बाद ये भगत सिंह से काकोरी मिले। थी। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को जब पता चला, पूरे में ये फैल गया कि अंग्रेजी आज भी ऐसे ही क्रांतिकारी यहाँ पर जो अंग्रेजी हुकूमत को उन्होंने नाको चने चबवा दिए। बहुत बड़ी घटना थी काकोरी। तो मैं समझ गया काकोरी, क्योंकि आपको जाना भी है। काकोरी हुआ, उसके बाद इनका सिलसिला बढ़ता गया, फिर ये भगत सिंह से मिले, भगत सिंह से राजगुरु मिले, और इन लोगों ने फिर 1928 में सांडर्स हत्याकांड हुआ। हाँ 1928 का सांडर्स हत्याकांड लाला लाजपत राय का बदला लेने का बदला था। ये पूरा चंद्रशेखर जी का प्लान था? ये प्लान था भगत सिंह जी का, पर मित्रता लाला लाजपत राय से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों लोगों की थी जी। काफी प्रिय मित्र थे, काफी प्रेमित थे, उन्होंने बदला ही लेने 25 के लिए। सेकंड में बताइए कि क्या हुआ था, क्यों लाला लाजपत राय की कैसे हत्या हुई, फिर कैसे बदला ली गई? हाँ, जो साइमन कमीशन के विरोध में उन पर लाठियां चली और फिर वो नहीं रहे, तो बाद में इन दोनों ने निर्णय किया कि हम तो बदला लेके रहेंगे। फिर सुखदेव और राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी और चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा के रूप में इन्होंने कहा था हम मारेंगे। आजाद ने कहा ठीक है, ऊपर बैठ गए। लाहौर कॉलेज था पाकिस्तान में इस समय, ऊपर बैठे थे आजाद जी, और जब निकला मारने तो स्कॉट को गए थे ना, तो मारा कौन? सांडर्स। हाँ मारने स्कॉट को गए थे, असली गुनहगार तो वो था। हाँ। निकला और भगत सिंह ने पहली गोली चलाई, बाकी की 2 गोली राजगुरु ने मारी, और ये दोनों वहां से भागे। और भागने के बाद जब चलन सिंह भागा इनके पीछे, तो आजाद जी ऊपर से कूद कर आ गए कि नो नेवर, इनके पीछे मत जाओ, ओके हिंदुस्तानी हो, तुमको छोड़ रहे हैं, ओके यहीं से जाओ। उसने कहा मेरी ड्यूटी है। आजाद ने कहा ठीक है, हमारी भी ड्यूटी, हमारा भी कर्तव्य, उसको भी दे दिया, खत्म। अच्छा। हाँ, ये हुआ था वहां पे। यानी मित्र का बदला लेने के लिए सांडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिर उसके बाद
जब असेंबली में बम फेंका गया तब भी आजाद जी थे? नहीं, वहाँ पर आज़ाद जी नहीं थे, उन्होंने मना करा था जाने को भगत सिंह को, क्योंकि आज़ाद जी का जो फ़िलॉसफ़ी थी अलग थी। ओके, शूट आउट एंड शूट आउट, ओके, अरेस्टिंग नहीं। ओके। आजाद जी और भगत सिंह की मित्रता कैसी थी? आज़ाद जी की भगत सिंह की मित्रता बहुत अच्छी थी। जब ये हाँ। मिले हैं क्योंकि 1900 आजाद जी आस्तिक, भगत सिंह नास्तिक। देखिए, नास्तिक कहा जाता है, मैं नहीं मानता, क्यों? क्योंकि जो भगत सिंह के पौत्र हैं, वो स्वयं कहते हैं हाँ। कि वो नास्तिक नहीं थे। आर्य समाज में वो आए थे, बताया भी उन्होंने। कुछ लोगों ने उनको नास्तिक बना के ऐसा पेश करा हुँ। कि नास्तिक, नास्तिक, नास्तिक। एक कम्युनिटी ने बता दी कि नास्तिक है तो हम इनको पकड़े। क्रांतिकारी इस वजह से नहीं पकड़े। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है समाज के अंदर। भगत सिंह आस्तिक थे? जी, चंद्रशेखर आजाद के साथ एक थाली में खाने वाले थे? एक थाली में खाते थे। अशफाक जी इधर बैठते थे, ये सिख इधर बैठते थे, भगत सिंह इधर, चंद्रशेखर आजाद बैठते थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे एक थाली में खाकर एक आज़ादी के लिए लड़े। अच्छा, इस देश की एक आज़ादी के लिए। एक भारत माँ, इन सबकी एक माँ थी, भारत माँ। अच्छा, कोई धर्म को नहीं मानता था आपस में। अच्छा। इनकी ये मैं मृत्यु नहीं कहूँगा, ये अमर कैसे हुए? किसी ने मुखबरी की, कैसे क्या ये हुआ? वीरभद्र तिवारी एचआरए के सक्रिय सदस्य थे। हाँ, जी। और विशेश्वर सिंह, वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस थे, नॉट बाबर, जिन्होंने शूट आउट किया। और वहाँ के विश्वेश्वर सिंह और वीरभद्र तिवारी। विश्वेश्वर सिंह वहाँ का थानेदार था, अच्छा, प्रयागराज, ठीक है? तो वो भी था भारतीय। भारतीय था। और सुपरिटेंडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस वो था नॉट बाबर, विदेश का, अच्छा, इंग्लैंड का, ठीक है? ठीक है। वीरभद्र तिवारी जो कि एचआरए का सक्रिय सदस्य था, अच्छा, उसने जानकारी दी, ठीक अच्छा, है? 8:30 बजे, जो दूसरी कहानी आती है, 8:30 बजे पहुंचे जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ पर। हुँ, वहाँ चर्चा हुई। उन्होंने कहा ये आतंकवाद तरीके से नहीं, आप अहिंसा के तरीके से चलो, तब तो आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा ये उपदेश तो हम नहीं सुन सकते। किसकी चर्चा हुई थी? चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू। कितने तारीख? 27 फरवरी 1931 सुबह 8:30 बजे। 27 तारीख 27 फरवरी जी, 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी की सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू से कितने बजे मीटिंग सुबह होती है? 8:30 बजे। 8:30 बजे मीटिंग होती है। चंद्रशेखर आजाद जी को वो ये कहते हैं कि इस रास्ते को छोड़कर आज़ादी के लिए आप शांति का रास्ता अपनाओ। जी, चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि आज़ादी शांति से नहीं क्रांति से मिलेगी। क्रांति से मिलती। चंद्रशेखर आजाद जी वहां से चलकर बाहर निकलते हैं, फिर क्या होता है? फिर होता है, आप ये भी कहेंगे ये बात यहाँ तक आई कैसे? क्योंकि हाँ। वो बात तो वहीं हुई ना। हाँ हाँ ये बात आई सुखदेव राज जी से हम तक, जो उस समय पार्क में थे, जो अंतिम समय तक पार्क में थे। जब जाकर उन्होंने बताया, सुखदेव राज कौन? सुखदेव राज एक उनके मित्र थे, जिनको सिराज कहते थे प्यार से। चंद्रशेखर आजाद जी के मित्र थे। मित्र हाँ, थे जो अब पार्क में थे। पंडित जब ये जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ से निकले फिर क्या हुआ? निकले सीधे पार्क गए, पार्क तुरंत। सीधे अल्फ्रेड स्ट्रीट थी पहले वो, हम्म। अल्फ्रेड पार्क वहीं सामने था, सीधे आज चंद्रशेखर आजाद पार्क उस समय वीरभद्र तिवारी भी इनके साथ था। वीरभद्र तिवारी बाहर ही था पार्क के, क्योंकि उसको पता था आजाद यहीं है और कहाँ गए, पूरी रेकी कर तो रहा दोस्त था था ना वो तो। वो। दोस्त तो था ही, और इसीलिए एचआरए में उसको था। पता था। हाँ, एचआरए बनी कब थी? एचआरए 1918। ठीक है, जी। तो फिर वीरभद्र तिवारी पहले ने, अनुशीलन समिति होती थी। ठीक है, वीरभद्र तिवारी ने किसको फोन कर दिया? वीरभद्र तिवारी ने सीधे नॉट बाबर को फोन करा। अच्छा, हम्म। नॉट नॉट बाबर, और फिर उन्होंने किसको भेज दिया? वो खुद आया 40 विश्वेश्वर 40 सिंह ने। सिपाही तो लेकर। फिर विश्वेश्वर सिंह का क्या रोल? विश्वेश्वर सिंह वहां का थानेदार था, तो वो भी आया। वो भी था। और फिर जब ये घेर लिए तो हम्म। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अंग्रेजों की कोई ऐसी गोली नहीं बनी है। इंग्लैंड जो- के लोहे ने ऐसी गोली नहीं बनाई जो आजाद के शरीर को भेद सके। ये उनके शब्द थे। जी। और उन्होंने अपने को गोली मारकर, अंतिम गोली, काफी संघर्ष हुआ, जो सिराज में बता रहा हूँ ना, अच्छा, तो वही वहां से उन्होंने भगा दिया था अंतिम में, तुम तो- चले जाओ तो यहाँ से। अंग्रेजों ने पहले जवाहरलाल नेहरू से बात नहीं की होगी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, या इसकी कोई जानकारी नहीं है? इसकी कोई जानकारी नहीं है, बस ये आया जानकारी में, ऐसे जो सूत्र हैं बताते हैं कि वहीं से मुखबरी हुई आजाद जी की। ये तो वीरभद्र तिवारी है। फिर वीरभद्र तिवारी का क्या हुआ? वीरभद्र तिवारी का जो एक क्रांतिकारी का होता है, उनको कोई, चूंकि उन्होंने तो अंग्रेजी हुकूमत के लिए सम्मान का काम करा था ना, उन्होंने तो एक आतंकवादी का परिचय दिया था ना। चंद्रशेखर आजाद की तो मुखबरी फिर कहाँ वीरभद्र करी थी? तिवारी अब क्या नाम से उसके बरी रहे, आखिरी तक वो रहे, पूरा उरई में, पूरा ससम्मान रहे। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए हम्म, कि वीरभद्र तिवारी का आपने हमको बता जी। दिया। चंद्रशेखर आजाद, अगर मैं ये कहूँ तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक। हम्म। हम वीर शिवाजी की बात करते हैं, वीर शिवाजी का हम सब सम्मान करते हैं, और वो महाराष्ट्र में आज जगह जगह उनकी प्रतिमाएं लग रही हैं।
हम सब बहुत प्रफुल्लित होते हैं, मन खुशी होता है कि हाँ, एक ऐसा हिंदू योद्धा जिसने धर्म के लिए सर्वस्व बलिदानी दी, सर्वस्व कुर्बानी दी, आज वो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में पूजनीय है। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि चंद्रशेखर आजाद या राजगुरु या राम प्रसाद बिस्मिल जी की मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उस तरह से मूर्तियां नहीं लगाई जा रही, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है? खासकर मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? देखिए, मैंने 2-3 लाख किलोमीटर का सफ़र इधर 2 सालों में करा है और मैंने ये पाया कि महाराष्ट्र ने छत्रपति शिवाजी को बहुत सम्मान दिया। ये बात यहाँ से सब तक जानी चाहिए। ठीक है। हमको समझना चाहिए। बहुत सम्मान दिया। गली मोहल्ले में, गाँव-गाँव में छत्रपति शिवाजी की तलवार लेकर मूर्ति लगी। सरदार भगत सिंह जी को पंजाब ने बहुत सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश में आज़ाद जी पीछे रह गए। सम्मान वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उतना नहीं मिला जो मिलना चाहिए। हाँ, तो इस ओर हम लोग को आना पड़ेगा और एक सरकारों नई ने उनके क्रांति, साथ सरकारों ने उपेक्षा बहुत करी। गलत किया, क्योंकि बहुत भगत सिंह जी को भी पंजाब में भी ना पूरे देश में मिला। चंद्रशेखर आजाद जी को जो सम्मान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए, उससे जो ज्यादा तो देश में मिला है। मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और अब क्या हुआ, पीछे की सरकारों ने तो और ही वो, भाई देखिए, मैं एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कहिए। तो उनका कहना तो था कि महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई, चंद्रशेखर आजाद जी ने, और वो बातें ठीक है ना। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी को सम्मान नहीं मिला, क्यों हाँ। नहीं मिला? सम्मान देखिए इसलिए नहीं मिला कि ये स्टेट की बात है, कौन सी स्टेट राजनीति। अपने क्रांतिकारी को कितना सम्मान देती है, या मिलना फिर चाहिए। वो वही बात आ जाती कि वो किसी पॉलिटिक्स में फिट नहीं होते थे वो। अच्छा, ये ठीक है। वाली बात थी जी। चंद्रशेखर आजाद जी की आप लोग मूर्ति भी लगा रहे हैं कोई? अब जी, लक्ष्य आजाद 151 फीट की प्रतिमा लखनऊ के अंदर, काहे सबसे की बड़ा मूर्ति है ये? स्मारक, कांस्य की, ब्रॉन्ज की। कांच की मूर्ति जी, बड़ी कांस्य सी मूर्ति, कांस्य, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की, 151 कांसे की ना, कांस्य की। 151 फीट की। हाँ, और अब तक की हमको लगता है चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी मूर्ति सबसे बड़ी है। और उस 9 एकड़ में हम सारे ही क्रांतिकारियों को सम्मान दे रहे हैं। सबकी प्रतिमाएं होंगी, सबकी, छोटी-छोटी। उनके साथ वाली, पर सबकी। सबसे बड़ी चंद्रशेखर आजाद जी। आजाद जी को समर्पित है वो ना। जमीन कहाँ से मिली आपको? वो जमीन हमें थोड़ी सी योगी जी से मिली है, बाकी हम लोग अपने पास, महाराज जी ने दिया महाराज उसको। जी ने हमें लगभग 1 एकड़ की दी है, बाकी 9 एकड़ हम लोग अपने पूरे देश के सहयोग से एकत्र कर रहे हैं। देश करके, और जी। आप उसको बना रहे हैं। और बना आप ये रहे हैं। चाहते हैं कि न केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जी को वो सम्मान मिले वो सम्मान मिले जो पंजाब में भगत सिंह जी को मिल रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र और पूरे देश में मिल रहा है। मिलना चाहिए। हाँ जी, चंद्रशेखर आजाद की कोई लव स्टोरी थी? नहीं, कोई लव स्टोरी? कोई नहीं। भगत सिंह जी की सगाई हुई थी पहले, प्रेम विवाह था या माँ ने किया था उनका? रिश्तेदारी से ही था वो। रिश्तेदारी से। हाँ, पर चलिए, वो शादी नहीं हो पाई ठीक है। क्योंकि उनकी दुल्हन तो आजादी थी ना। ठीक है, वाइंड अप करते हैं, अब खत्म करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है ना, चंद्रशेखर आजाद जी के पौत्र का लक्ष्य क्या है? वो क्या करना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर? उनके बारे में क्या विचार है और वो किस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? मेरा लक्ष्य एक ही है स्वयं का, कि चंद्रशेखर आजाद कम से कम भारत के अंदर हाँ, कोई एक जगह न रह जाए जहां पर उनका सम्मान बराबर, ये ना हो कि यहां पर उतना नहीं जहां पर इतना है। कोने कोने में उनका चंद्रशेखर आजाद जी और जितने भी हमारे, जिन्होंने देश के लिए प्राण त्यागे हैं, उनका सम्मान बराबर से। अंतिम उद्देश्य यही, चाहे हम स्मारक बना रहे हो या लाखों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। हम सबसे पूछते हैं, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे बारे में और हमारे चैनल के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शुभम भाई, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि आपसे जब भी मैं मिला हूं तो जितना भी मैंने सुन रखा था, हाँ। वही पाया है। ये नहीं कि सुना कुछ था पाया कुछ। और समाज को, देश को, राष्ट्र को, मैं, एक बात है ना कि भारत माँ अपने उन बेटों को, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह थे, ऐसे बेटों को पैदा करती रहती है। तो आप जैसे लोग भी अब जन्म में, आप लोग आज के क्रांतिकारी, आज के भगत सिंह, आज के आजाद हैं। यही कहना चाहूंगा। मेरे काम से आप खुश हैं मैं चंद्रशेखर आजाद जी के पास? जी बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे आशा है कि और आपके माध्यम से आजाद जी को और सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और अपने दर्शकों से भी निवेदन करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी को जो सम्मान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं मिला है, हमें उसको दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि चंद्रशेखर आजाद जी की भी प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, हर जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जाएं, उनके कार्यों को बताया जाए, किस तरह देश की आज़ादी के लिए एक युवा 24 साल की उम्र में अपनी शहादत देता है, ये घर घर पहुंचाया जाए, ताकि हम जैसे युवाओं को प्रेरणा मिल सके और लाखों लाखों युवा प्रेरित हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित तिवारी, फिर कभी मिलेंगे सादर किसी वंदे पॉडकास्ट में। मातरम। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।